ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जहां हम चर्चा करेंगे एक नए सेगमेंट के बारे में। राजस्थान का जो इतिहास है इसे हम 3 भागों में पढ़ते हैं। वैसे इतिहास को भी आप 3 भागों में ही पढ़ते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान का इतिहास आप 3 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें एक तो आप पढ़ते हैं प्राचीन राजस्थान, दूसरा सेगमेंट आप पढ़ते हैं मध्यकालीन राजस्थान, और तीसरा सेगमेंट जो होता है वो होता है आपके आधुनिक इतिहास। वर्तमान के संदर्भ में यदि हम एग्जाम की बात करते हैं तो प्राचीन राजस्थान में यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ने के लिए आपके पास में राजस्थान की सभ्यताएं हैं, एक बिंदु आपके सिलेबस का यहां होता है। मध्यकालीन राजस्थान की हम बात करते हैं तो एग्जामिनर या तो लिख देता है राजवंश, या फिर शिक्षक जैसी भर्तियों में यहां पर लिखता है वो मुगल राजपूत संबंध और साथ में दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब जितने भी राजा महाराजा आप पढ़ेंगे वो जिस भाग में पढ़ते हैं वो है कौन सा? मध्यकालीन राजस्थान। आधुनिक इतिहास की बात हम करते हैं तो यहां पर जो बिंदु हम पढ़ेंगे उसमें 1857 क्रांति है। मतलब आप ये समझिए प्राचीन जो राजस्थान है ये सभ्यता, जहां पर कालीबंगा आपके सिलेबस में होती है, गणेश्वर, विराट, मैं डायरेक्ट आपके सिलेबस की ही चर्चा कर रहा हूं। यहां पर मध्यकालीन के अंदर आता है प्रमुख रूप से राजवंश या फिर मुगल राजपूत संबंध या फिर दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। इधर आधुनिक इतिहास में हम बात करते हैं तो टॉपिक होते हैं 1857 यानी कि अंग्रेजों से संघर्ष, उसके बाद में फिर यहां पर आप पढ़ते हैं जनजाति संघर्ष, फिर आप पढ़ते हैं किसानों का संघर्ष, फिर आप पढ़ेंगे प्रजा यानी कि जनता का संघर्ष, प्रजामंडल। और जब ये इतने सारे संघर्ष होंगे तब जाकर हमारा राजस्थान जो है वो विभाजित हो जाएगा। इन सभी को वापस जोड़ने के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे हम जिसे आप पढ़ते हैं एकीकरण। बस ये सिलेबस है आपका। वर्तमान के एग्जामों को देखते हुए सर्वाधिक क्वेश्चन जिस भाग से आते हैं वो है आपके आधुनिक इतिहास। वैसे आपने स्वयं ही देखा है 2023-24 के एग्जामों में कि ये भाग सबसे बड़ा है। यहां पर गुहिला पढ़ते हैं, राठौड़ पढ़ते हैं, प्रतिहार पढ़ते हैं, चौहान पढ़ते हैं, जितने प्रकार के राजवंश पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन आए तो आए एक, वरना नहीं आएगा। लेकिन यहां से 1857 क्रांति से क्वेश्चन आएगा, जनजाति और किसानों से क्वेश्चन आएगा, प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है और एकीकरण से क्वेश्चन आता है। यहां इस आधुनिक में एक बिंदु हम और भी पढ़ते हैं जो आपके सिलेबस में होता है, वो है प्रमुख व्यक्तित्व। लेकिन ये जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं ये कौन से हैं? ये है क्रांतिकारी या फिर आप पढ़ते हैं स्वतंत्रता सेनानी। बस वो यहां पर पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो हम पहले पढ़ेंगे, बाकी बाद में देखेंगे। हेडिंग डालो आप, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास के अंदर सबसे पहले हम जिस भाग को पढ़ेंगे वो है 1857 की क्रांति। हेडिंग डाल दीजिए 1857 क्रांति। पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। तो आज से शुरू है आपकी पहली क्लास आधुनिक हिस्ट्री की, जहां पर पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। क्रांति मीन्स, क्रांति क्या है? ये विद्रोह। कौन सा है? विद्रोह। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्रांति का दूसरा नाम विद्रोह है। ये दोनों सेम ही है, अलग अलग है? हाँ, अलग तो है, इसमें 2 है, इसमें 3 शब्द हैं, अलग तो ही। कैसे अलग है ये? विद्रोह है, ठीक है। और क्रांति अपने आप से की गई, मतलब यही हुआ। क्रांति बड़े लेवल पर होती है और विद्रोह नहीं। मतलब जैसे यहां आप करेंगे तो ये क्रांति और घर जगह करो बाहर विद्रोह, यही हुआ। बड़े लेवल पर कोटिंग क्लासेस के क्लासरूम में हो रही है क्रांति, घर पे घर वालों के साथ हो रहा है विद्रोह, ऐसे। हाँ, अब आप बताइए क्या बता रहे हैं आप? एक साथ कई जगहों पर विद्रोह, उसको क्रांति कहते हैं। और कोई आप में से? अरे अपने अपने विचार रखो। नहीं, सारे से मैंने कब बोला गलत? सारे ये भी सही बता रहे हैं ऐसे, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ऐसे। साइंस क्या है ना, इसलिए इनको ऐसे इशारा करना पड़ता है, क्योंकि H2 और ये LO2 ये पढ़ता भी तो है ना। सही है आपकी बात। और कोई? चलो, इसका मतलब इस तरीके से समझिए आप, ये आप हैं, ये कौन है? ये आप है या चिंटू समझ लीजिए, ठीक है। ये सुबह से कोटिले क्लासेस में आ रखा है और यहां आज मैराथन क्लास चल रही है सुबह से लेकर शाम तक। ये यहां बैठा है और पढ़ रहा है सुबह से शाम तक, पढ़ रहा है। घर गया, वापस घर गया तो पढ़ाई तो कर ली, इसे लगी हुई है भूख, क्योंकि ये भूख है, नहीं इसे भूख लगी हुई है। इसे क्या लगी हुई है? बस सारा दिन पढ़ रहा था, भूख लगी हुई है, तो घर गया तो चिंटू की मम्मी चिंटी थी, चिंटी,
जाकर मम्मी से कहा मम्मी भूख लगी है। मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, आज सारे दिन तेरे मैराथन थी, कुटिल क्लासेज में जीके वाले से पढ़ा रहे थे, तो ऐसा कर कि यहां पर बनी हुई है एक सब्जी जिसका नाम है करेला। चिंटू को करेला पसंद नहीं है, जैसे ही सुना करेला है नाराज होकर मम्मी से रूम में जाकर सो गया। उसके बाद में इसी चिंटू के पापा आए, पिंटू। कौन आए? इसके पापा, जिसका नाम है पिंटू। और पिंटू ने आकर चिंटी से कहा, हाँ ए चिंटी, चिंटू क्या कर रहा है? चिंटू ने खाना वाना खा लिया? तो इसने कहा कि नहीं, आज चिंटू ने खाना नहीं खाया क्योंकि करेला बना हुआ है, इसलिए नहीं खाया। ठीक है। थोड़ी देर के बाद में पिंटू स्वयं चिंटू के कमरे में गए और अच्छे से धुलाई कर दी, उठाया और 2-4 रापट दी। थोड़ी देर के बाद में चिंटू चुपचाप रूम से उठा, रसोई में गया, खुद ही करेले की सब्जी ली और खा लिया। इसके द्वारा जो किया गया था इसे आप विद्रोह कहते हैं। कि ये जो चिंटू ने अभी किया था ना, मम्मी को मना किया था नहीं खाऊंगा, रिस आएगो, कमरा में जार सोएगो, ये क्या था? विद्रोह। पापा के सेवा करने के बाद में भी यदि ये नहीं खाता तो इसकी क्रांति थी। ये परिवर्तन करना चाह रहा है। क्रांति का मतलब होता है जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करना। अब आप कहेंगे विद्रोह और क्रांति, अंतर समझ गए? चिंटू द्वारा अपने मम्मी को मना किया गया, पापा ने सेवा की, चुपचाप जाकर करेला चूर खाएगो कि पापा हो रहेगा, खा लियो। ये इसका जो किया गया था, ये क्या था? विद्रोह था। लेकिन ये नहीं खाता, कहना पापा मार का डुगलाई, लेकिन करेला तो नहीं खावा। व्यवस्था में तो परिवर्तन होगा, घर में करेला नहीं आएगा, ये क्रांति होती। लेकिन सेवा की और दवा। अंतर यह होता है कि क्रांति का मतलब होता है उद्देश्य का पूर्ण होना, विद्रोह का मतलब होता है उद्देश्य का पूर्ण नहीं होना। क्या चिंटू का उद्देश्य पूरा हो पाया? उसने थोड़ी देर के लिए कहा करेला नहीं खाऊंगा, फिर पूरा खा गया। ये इसका क्या था? केवल विद्रोह था। हमारा 1857 के अंदर उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहे हैं हम चाहते हैं कि यहां जो व्यवस्था चल रही है अंग्रेजों की, इसमें परिवर्तन हो। क्या इसमें परिवर्तन हो पाया? नहीं। इसीलिए जब हम शुरू कर रहे हैं तो उद्देश्य है हमारा क्रांति का, लेकिन आखिर में तो ये सारे क्या हुए थे? विद्रोह हो गए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि कोटा का विद्रोह हुआ, एरिनपुरा का विद्रोह हुआ, मेरठ का विद्रोह हुआ, क्योंकि हुई तो क्रांति। उद्देश्य तो यही था क्रांति का, व्यवस्था में परिवर्तन लाना था, लेकिन हम परिवर्तन नहीं ला पाए। इसीलिए उसे क्या पढ़ा जाता है? विद्रोह के नाम से। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, दूध की जो उत्पादकता कम है उसको बढ़ाना है, यही हरित क्रांति का उद्देश्य है। तो क्रांति का मतलब क्या है? व्यवस्था में परिवर्तन लाना, और यही हम करेंगे 1857 के अंदर। हम कोशिश तो बिल्कुल चिंटू जैसी करेंगे, लेकिन फिर कोई आएगा पिंटू जैसा और हमें लपेट देगा, हमारा क्या हो जाएगा? विद्रोह। आइए शुरू करते हैं 1857 क्रांति। तो क्रांति और विद्रोह अलग अलग होते हैं, ठीक है? क्रांति का मतलब व्यवस्था में परिवर्तन, उद्देश्य का पूर्ण होना, जबकि विद्रोह का मतलब होता है उद्देश्य का पूर्ण नहीं होना, ठीक है? सबसे पहले हम 1857 क्रांति पढ़ें किस प्रकार से क्या है, उससे पहले एक बार हम इस समय बिंदु पढ़ते हैं पदाधिकारी। हेडिंग डालो पदाधिकारी। पदाधिकारी पढ़ते हैं सबसे पहले कि 1857 के अंदर कौन सा बंदा कौन सी पोस्ट पर है। ये एक बार क्लियर रहेगा ना, तो फिर हम आसानी से पढ़ पाएंगे कि हमारा विद्रोह वहां हो रहा है, वहां का प्रमुख कौन है कि वो है, ऐसे, ठीक है? एक एक बिंदु वार हम पढ़ेंगे। तो पदाधिकारी, पदाधिकारी सबसे पहले ऊपर लेवल से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आ रहा है वो है भारत का शासक, क्योंकि 1857 जो क्रांति होगी वो पूरे भारत में ही तो होगी, पूरे भारत के अंदर ही तो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। तो 1857 के समय जो पदाधिकारी थे उस समय भारत का शासक कौन था? तो आप कहेंगे बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हैं आप, बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। ये हुआ भारत का शासक। लेकिन हम ये जो 1857 विद्रोह करेंगे ये होगा हमारा अंग्रेजों के खिलाफ। बिंदुवार चर्चा करेंगे, कारण भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल केवल पदाधिकारी पढ़ रहे हैं कि 1857 में चल के आ रहा है। तो भारत के अंदर मुगल शासक है जिनका नाम है बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर। लेकिन भारत किसके अधीन है? अंग्रेजों के। तो इस समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में जो है वो कौन है? वो पोस्ट है आपके कौन सी? गवर्नर जनरल की। और 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड पर देखो, हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की। अंग्रेज जब पहली बार यहां भारत के अंदर आए थे तो वो एक कंपनी के व्यापार को लेकर आए थे जिसका नाम है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1599 ईस्वी के अंदर हुई थी, और उसके बाद में फिर इसे आदेश दे दिया गया था कि विश्व में जितने भी पूर्व देश हैं उसके अंदर आप व्यापार करने जाइए। तो हमारे भारत के अंदर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला बंदा आता है व्यापार का उद्देश्य लेकर, वो है सफर 1608 का। 1608 के अंदर एक बंदा आता है जिसका नाम आपने सुना हो, विलियम हॉकिंस। मैंने एक दिन कहा भी था यदि आप
कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं, तो 5 करोड़ का क्वेश्चन यही था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस कौन से जहाज में आया था। तो 1608 से लेकर 1857 इस बीच हमारे भारत के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी बनेंगे वो सबसे पहले बनेगा गवर्नर, और वो भी बंगाल का गवर्नर। यदि आपने कभी नाम सुना हो रॉबर्ट क्लाइवे। उसके बाद में फिर ये पदनाम चेंज होता है और बनता है बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद में फिर अंग्रेजों द्वारा अधिनियम आता है और यही बनता है भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि जब तक भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल है, तब तक केवल अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में एक ही है और वो है व्यापार करने का। लेकिन 1857 क्रांति हम करेंगे, हालांकि होगा ये विद्रोह, हम सफल नहीं होंगे तो इसका परिणाम हमारे सामने ये आएगा कि 1857 से लेकर जब तक हम आजाद नहीं होंगे 1947, इस बीच अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी हमारे यहां भारत में होगा उसे आप कहेंगे वायसराय। और 1857 से लेकर 1947 अंग्रेजों का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, अधिकार करना है। क्या करना है? अधिकार। स्पष्ट रूप से तो अंग्रेजों का यह है, लेकिन वो पर्सनल हस्तक्षेप शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, वो आगे की बात। मतलब अभी जो हम क्रांति पढ़ रहे हैं वो 1608 से लेकर 1857 तक जो हम परेशान हुए हैं इतने सालों में, कितने साल हो गए? अच्छा, आधार कार्ड। तो इतने साल हम जो परेशान हो गए, इस परेशानी की वजह से हम एक क्रांति करेंगे जिसे हम क्या पढ़ेंगे? 1857। फिलहाल हमें केवल इतना ही पढ़ना था कि यहां से लेकर यहां तक अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी भारत में बैठता है उसे आप क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए पूछा जाता है कि 1857 के समय अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वन लाइनर क्वेश्चन है, 2 पदाधिकारी। तीसरी बात, जब अंग्रेजों का यहां पर अधिकार है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इस समय अंग्रेजों की जो महारानी है वो कौन है? वो कौन है? विक्टोरिया। महारानी भी बदली, महारानी बदली, सब कुछ बदल गया। क्योंकि देखो, जब 1608 के अंदर कंपनी का उद्देश्य लेकर आया था ना, उस समय इंग्लैंड की महारानी जो थी वो कौन थी? ये सफर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एलिजाबेथ से लेकर विक्टोरिया। उपाधि है ये वैसे, यहां से यहां तक सफर रहेगा। ये कौन है? महारानी विक्टोरिया। इसके बाद में फिर प्रशासन बदलेगा और गवर्नर जनरल की बजाय वाइसराय क्यों बनेगा, वो सारी चर्चा हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का इस समय जो प्रधानमंत्री है वो है आपके पार्मस्टन। ये लो, पार्मस्टन लिखो, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। लेकिन हम जो क्रांति पढ़ेंगे वो तो राजस्थान की है ना, आखिर में तो हमें यही आना है। हम कितने ही चले जाएं भारत, आखिर में हमें पढ़ना क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर अंग्रेजों का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो इस गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करता था, जिसका नाम है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। नंबर 5 पदाधिकारी, तो हम यहां राजपुताना कहेंगे, राजपुताने का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। हम चर्चा करेंगे आगे कि कैसे यह पदनाम आया था, क्यों आवश्यकता हुई राजपुताने के अंदर एजीजी की, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और हम बात कर रहे हैं 1857 की। तो 1857 के अंदर राजपुताने का जो एजीजी होगा उसका नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो भारत का शासक, अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी भारत में गवर्नर जनरल, अंग्रेजों की महारानी, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और राजपुताने का एजेजी। हम ये पढ़ रहे हैं कि 1608 से लेकर 1857 तक, हाँ पैट्रिक, ये लो पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इससे पहले था जॉर्ज हेनरी लॉरेंस। केवल लॉरेंस याद रखा तो नहीं होगा, वहां ऑप्शन में 3 लॉरेंस आएंगे। हाँ ऐसा रखा है। ये संगणक का एग्जाम हुआ था 2019 के अंदर, उस पेपर में क्वेश्चन आया था, आप डाउनलोड करके देख लेना। उसमें था कि राजपुताने का 1857 के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था। उसके ऑप्शन में 2 लॉरेंस थे, एक था जॉर्ज हेनरी लॉरेंस, एक है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जिस समय हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये कार्यवाहक है,
ये कौन है? कार्यवाह। इससे जस्ट पहले कौन था? जॉर्ज हेनरी लॉरेंस। हम आगे बात करेंगे एजेजी की उस समय पर। तो यहां पर तो केवल ये था कि 1857 हम पढ़ रहे हैं। उस समय यहां भारत का राजा कौन है? यहां भारत के अंदर अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कौन है? इंग्लैंड की आपके महारानी या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन है? और ये लेकिन एक बात रह गई, हमारा ये जो संघर्ष है 1608 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों द्वारा यहां पर व्यापार किया जा रहा है, और व्यापार जिस कंपनी द्वारा किया जा रहा है उसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसका प्रमुख कौन है 1857 में? वो भी लिख लो। EIC का प्रमुख कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख कौन है इस समय? वो है आपके जॉर्ज एनिसन। लिखो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम है पार्मस्टन। तो ये प्रमुख रूप से क्या है? पदाधिकारी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? राजस्थान। तो राजस्थान में पदाधिकारी हेडिंग डालो। देखो विद्रोह करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। दो भाले इधर से चलेंगे, दो भाले इधर से चलेंगे, तलवारें बहेगी चपाचप, खून बहेगा लपालप। तो उसमें हमें कोई टाइम पहले लेकिन भूमिका बनानी पड़ेगी ना कि कौन कौन से बंदे कहां से आ रहे हैं। तो ये तो इस 1857 क्रांति के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं भारत में, वो प्रमुख रूप से पदाधिकारी है। बात करते हैं राजस्थान में पदाधिकारी। राजस्थान हेडिंग डालो, राजपुताना रियासतें। हम ये भी देख लेते हैं कि जिस समय 1857 क्रांति हो रही है उस समय हमारे राजपुताने में जो 19 रियासतें हैं, उस 19 रियासतों में राजा कौन है? क्योंकि क्वेश्चन वो भी आता है कई बार, जैसे आप कहे तो मैं आपसे पूछ लूं क्या? आपकी इजाजत हो तो पूछूं क्या? ओके, थैंक यू। 1857 क्रांति के समय उदयपुर का राजा, सॉरी डूंगरपुर का राजा कौन था? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक तरफ आप रियासतें और एक तरफ शासक लिखिए। लेकिन बात कब की कर रहे हैं? 1857 की कर रहे हैं, तो इसी समय की लिखेंगे। एकीकरण पढ़ेंगे तो एकीकरण के समय कौन कौन थे वो अलग से और लिखेंगे। यहां केवल बात जो है प्योर देसी शुद्ध घी 1857। ठीक है, लिखो नंबर 1। इधर से पूर्वी से शुरू करते हैं। तो पहला आएगा आपके, लीजिए अलवर। अलवर का शासक 1857 क्रांति के समय, लिखो विनय सिंह। याद भी करो ये, वैसे वैसे याद करो। अलवर का कौन? विनय सिंह। अलवर के बाद में दूसरी रियासत लिखो भरतपुर। भरतपुर का शासक, अरे शाबाश, क्या बात है, क्या खा गया आज, कौन है? और ये प्रसिद्ध क्वेश्चन रहा है 2022 और 23 के पेपरों का। 1857 क्रांति, भरतपुर का राजा कौन? प्रसिद्ध क्वेश्चन है। हाँ जी, फिर लिखो नंबर 3 धौलपुर। धौलपुर का इस समय जो शासक है वो है भगवंत सिंह। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। फिर है आपके आगे करौली आ गई। करौली आ गई तो आप तैयार हैं मदनपाल। ये यहां पर लिखाने इसीलिए जरूरी हो जाते हैं जी कि हम क्रांति पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि कोटा के राजा की सहायता के लिए करौली का राजा गया था, निम्न में से है। तो 1857 में कौन था? मदनपाल। ये याद हो गया क्या? चारों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, चारों याद हो गया ना? करौली का मदनपाल है, भरतपुर का और धौलपुर का। बस इतना एहसान करना कि भे से भे नहीं करना, भे से भे नहीं करना है। भरतपुर का भगवंत सिंह नहीं है। एग्जाम हॉल में कई बार ऐसे मतलब हो जाता है ऊपर नीचे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा टोंक। लिखिए टोंक, वजीरुद्दौला। हाँ जी, वजीरुद्दौला, वजीर खां, टोंक। टोंक के बाद में बूंदी, और बूंदी का जो शासक है राम सिंह। राम सिंह। बूंदी के बाद में कोटा, और कोटा का जो शासक है महारावल राम सिंह सेकंड। जी जी हुकुम, राम सिंह सेकंड। उसके बाद में झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ का, शाबाश, क्या बात है, बिना देखे बता रहे हो ना, अति उत्तम। नहीं, सारे बता दिए बिना देखे। तो अलवर का विजय सिंह, भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह, करौली का मदनपाल, टोंक का वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, कोटा का, झालावाड़ का
झालावाड़ का झाला पृथ्वी सिंह है और किशनगढ़ का भी पृथ्वी सिंह है, याद रखना। जैसे बूंदी में राम सिंह है, कोटा में राम सिंह सेकंड है, जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह सेकंड है। यहां तक पहुंच चुके हैं हम, कहां तक? झालावाड़। कितनी रियासतें हो गई? टॉप की यही है। उसके बाद में फिर लिखो प्रतापगढ़ आ जाते हैं ये लोग, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ का शासक दलपत सिंह, शाबाश, दलपत सिंह। उसके बाद में फिर है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का है महारावल लक्ष्मण सिंह, बिल्कुल लक्ष्मण सिंह। इधर एक जयपुर रह गया था क्या? जयपुर लिख लेते हैं। जयपुर, जयपुर का कौन? सवाई राम सिंह सेकंड। जयपुर में लिख लो सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। कितने हो गए? बस ये है सबसे खास। इधर वाले ज्यादातर एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है तो दक्षिण पूर्वी जो राजा है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन आज तक वन लाइनर पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी हिसाब से घुमाए जाए। क्योंकि अभी हम 1857 पढ़ रहे हैं तो केवल 1857 पढ़ेंगे, बाकी इसके पैरेलल बहुत सारी घटनाएं चल रही है। उधर जनजातीय आंदोलन शुरू हो जाएंगे, किसान आंदोलन शुरू हो जाएंगे, प्रजामंडल की भी शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में। तो बहुत सारी घटनाएं पैरेलल चल रही है। हम केवल फोकस कहां कर रहे हैं? 1857 क्रांति में। आगे चलें। अगला है डूंगरपुर, इसका आ रखा है डूंगरपुर। डूंगरपुर का राजा कौन है? याद रखिएगा, उदय सिंह। डूंगरपुर का शासक कौन है? उदय सिंह। उसके बाद में बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर के जो शासक हैं वो है आपके महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह उदयपुर। फिर बात करते हैं आप सिरोही, हाँ शाबाश, सिरोही, सिरोही ये लो। उसके बाद में फिर इधर चलते हैं, तो इधर आ जाती है, बीच में उठा लें से, कितनी रियासतें हो गई? अब तो बची इतनी है। इधर जैसलमेर, जोधपुर भी होगा, कहां गया? अच्छा यहां कहां दिखेगा? किशनगढ़, अजमेर का भाग। किशनगढ़ का शासक इस समय कौन है? लिखिएगा पृथ्वी सिंह। और झालावाड़ का भी कौन है? झाला पृथ्वी सिंह। फिर हम उठा लेते हैं यहां से, नहीं हम तो क्या ही उठाएंगे इनको बेचारों को, जैसलमेर, और जैसलमेर का शासक कौन? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह, जैसलमेर। फिर कौन बचा? जोधपुर, मारवाड़ रियासत, और महाराजा तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़, या फिर आप ओब्लिक करके लिख सकते हैं जोधपुर। कितनी हो गई? मारवाड़ का नाम बदलकर कब जोधपुर किया गया था? ऐसा मतलब पूछा गया है एक बार, याद आ रहा है कि ऐसा कुछ पूछा गया था, आपके जहन में आ रहा हो तो। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, गुड, शाबाश। मतलब इस समय मारवाड़ के अंदर एक बंदे और पॉपुलर होते जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर जयनारायण व्यास। डॉक्टर जयनारायण व्यास ने जब अपने जीवन की शुरुआत की थी तो सारी सारी जो संस्थाएं हैं वो मारवाड़ के नाम से शुरू की थी। सबसे पहली मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ युद्ध लीग। तो मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने मारवाड़ का नाम बदलकर क्या कर दिया कि आज के बाद में मारवाड़ से जितनी भी है वो सब खारिज। कौन से राजा के समय की बात है वैसे ये? वो आगे की बात। तो यहां जोधपुर के शासक कौन है? महाराजा तख्त सिंह। आप लिखिएगा मारवाड़ रियासत, ओब्लिक करके आपको लिखना है जोधपुर। इसके बाद में फिर लिखिएगा बीकानेर रियासत, ये रही। और यहां पर है आपके कौन? सरदार सिंह। बस
कंप्लीट। तो 19 में कौन सी बच्ची? तो ये आपको ध्यान रखने हैं 1857 क्रांति के समय इन रियासतों के ये राजा जो कि एग्जाम के अंदर वन लाइनर पूछे जाते हैं, वरना फिर वो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, एक तरफ 1857 क्रांति के शासक और एक तरफ रियासतों के नाम और कहेगा मिलान करो। ठीक है, चलिए आगे। तो ये तो हो गए हैं पदाधिकारी, और भी आएंगे पदाधिकारी, लेकिन वो बीच बीच में आते रहेंगे। ठीक है, अब लिखिए आप अगली बात। तो 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, और हम क्रांति जिन जिन क्षेत्र में पढ़ेंगे, जिन जिन रियासतों में पढ़ेंगे, वो सारी सारी आपको लिखा दी। अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए 1857 क्रांति के कारण। नहीं, वो लिखाएंगे बाद में। वो जब एक रेजिडेंसी की स्थापना होगी तो उस रेजिडेंसी का प्रमुख बनेगा, फिर वो अपने अधीन अलग अलग रियासतों में नियुक्त करेगा पीए, पॉलिटिकल एजेंट। तो वो बीच में आएगा। यहां पर ये डायरेक्ट है कि भारत में ये है, इंग्लैंड में इधर ये चल रहा है, और राजपुताना की रियासतों में ये राजा है, बस इतने। अब आप हेडिंग डालिए 1857 क्रांति के कारण क्या है। विकास वैसे लग रहा होगा, मोबाइल के साइड में एक बटन होता है ना, उसकी स्पीड बढ़ाओ। यहां ठीक है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करें कि इस क्रांति की शुरुआत कहां से माने हम। तो सबसे पहली बात, जहां से हम थोड़ा थोड़ा टॉर्चर होते हैं अंग्रेजों से, वो पहला बिंदु है सहायक संधि। सहायक संधि, वैसे सहायक संधि का जनक तो हम जिसे पढ़ते हैं वो है फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम है डुप्ले। क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर जब आप पढ़ते हैं ना यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले जो आते हैं वो है आपके कौन? सबसे पहले कौन आते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं था। क्या आपको नहीं पता है? पुर्तगाली। अरे पुर्तगालियों को आप कैसे भूल सकते हैं? पुर्तगालियों कैसे भूल गए आप? अरे पुर्तगालियों ने हमें बहुत कुछ दिया है, हालांकि हमने भी दिया है, लेकिन हमें कुछ ज्यादा दिया है। पुर्तगाली हमसे लेकर गए थे मसाले, हमसे क्या लेकर गए थे, लेकिन हमें दिया है बेचारों ने कोफ्ता, और वो भी अरे मलाई मार के कोफ्ता दिया इन्होंने। क्या एम कोफ्ता? मलाई मार के कोफ्ता दिया है। एम का मतलब है अरे मक्का, ई का मतलब है काजू, ओ का मतलब ऑरेंज यानी कि संतरा, अखरोट नहीं, पे से पपीता, टी से तानसेन अरे तंबाकू, और ए से मतलब आलू। ये सब हमें कौन देकर गए? पुर्तगीज। और हमसे क्या लेकर गए? मसाले। हमसे मसाले क्यों लेकर गए? क्योंकि ये बंदा जहां से आया ना, पुर्तगाल, पुर्तगीज से, वो ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश के अंदर हालांकि वहां का जो खान पान है मुख्य रूप से वो मांस है, और मांस को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए चाहिए होते हैं मसाले। और जहां पर ये बंदा आया है, पहला बंदा जो भारत आया था, कौन था वो? वास्को डिगामा जी। वास्को डिगामा भारत के जिस स्थान पर उतरा था उसका नाम है कड़कड़ापू। कौन से स्थान पर उतरा था ये? कड़कड़ापू। और वहां पर ऐसे कड़कड़ाहट सी आई थी, से मसाले लेकर गया था वास्को डिगामा। कब आया था? यस, अरे 1498। भूल कैसे सकते हैं? मीराबाई का जन्म 1498, वास्को डिगामा उतरा। इसलिए आप पढ़ते हैं कि भारत की खोज की गई थी वास्को डिगामा द्वारा 1400। हालांकि वो ऐसे नहीं है, वो है समुद्री रास्ते से भारत को खोजा गया था, और भारत को खोजने वाला कौन था? वास्को डिगामा 1498। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि मक्का निम्न में से किन की देन है? पुर्तगालियों। ये सारी सारी बातें कब की? देखो 1498, यानी इससे पहले हमारे जीवन में आलू तो था ही नहीं, तंबाकू, पपीता, संतरा, काजू और मक्का कुछ भी नहीं था। सहायक संधि के देखो, सबसे पहले आए थे पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद में डच, डच के बाद में ब्रिटिश, जिसे हम अंग्रेज अभी पढ़ रहे हैं। नंबर 4 पर कौन आए थे? फ्रांसीसी। ये सब के सब भारत में आ रहे हैं व्यापार करने के लिए, और ये सब चाहते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा स्थान इनके हो। इसीलिए यदि कोई भारत का स्थान डच के पास है तो फ्रांसीसी वाले उस, जैसे सपोज दें ये कोई राजा है भारत का, डच है, डच का जो व्यापारी है वो इस राजा के पास में आया, और राजा को कहा कि आपका ये जो पूरा एरिया है इनमें से एक प्लॉट मुझे दे दो, ताकि हम जो व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार जिस वस्तु का कर रहे हैं वो रखने के लिए जगह भी तो चाहिए होती है ना। तो इस राजा ने क्या है कि ये जगह इसको किराए पर दे दी। ठीक है,
वापस अंग्रेज गया इसी राजा के पास में कि ये जो आपने स्थान डच को दे रखा है ये हमें दे दीजिए। वो कितना किराया दे रहा है? तो वो बोलेगा आंटी 25 रुपए ले, मतलब किराए की बात करते हैं तो वो कह देगा मैं 3500 दे दूंगा, लेकिन राजा दे नहीं रहा है। इसीलिए ये जो अंग्रेज ब्रिटिश है ये क्या करेगा कि इस राजा को धमकाएगा कि अभी राजा क्या चाहता है, अरे अपनी सुरक्षा, कि कोई ऐसा बंदा आए जो हमसे बचाए इनकी। तब यहां से एक फ्रांसीसी गवर्नर है जिसका नाम है डुप्ले। ये डुप्ले इस राजा के पास गया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे सामने कोई आएगा तो उससे पहले मुझसे भिड़ना होगा, और मेरी सेना ये रही। तो इस राजा ने क्या किया कि ये जो डुप्ले है फ्रांसीसी गवर्नर, इसके साथ में संधि कर ली। उस संधि में इस डुप्ले ने क्या कहा, इस डुप्ले ने ये कहा इस संधि के तहत, मतलब दिमाग देखो उनका, उस समय का दिमाग देखो। यहां पर ये हो रही है साइक संधि, इस बीच फ्रांसीसी गवर्नर ये इस राजा को कह देता है कि ये जो स्थान है ये आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप पर कोई आक्रमण करेगा उससे पहले हम उनसे युद्ध करेंगे। तो राजा तो शेफ हो गया ना, स्थान दे दिया और शेफ हो गया। ये जो कार्यक्रम हुआ है राजा और इस फ्रांसीसी गवर्नर के बीच में, इसे नाम दिया गया है क्या, संधि। और कौन सी संधि थी ये, साइक संधि। बस इतनी सी बात थी, इसको इतनी सी बात थी। इस बात को ज्यादा बड़ा कौन देंगे, अंग्रेज। डुप्ले की इतनी सी बात थी केवल। तो आपको पूछा जाए कि सहायक संधियों का जनक कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर जिसका नाम क्या है, डुप्ले। अब जैसे जैसे विस्तार होता गया इस संधि में कुछ और बातें ऐड हुई। पहली बात यह ऐड हुई कि इस फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस राजा से कहा कि ये मेरी सेना जो यहां लगी हुई है ये आपकी तो सुरक्षा कर रही है ना, तो कम से कम इस सेना को पेमेंट तो कर ही सकते हो आप, प्रत्येक को 2025 फोन पे कर ही सको। राजा ने कहा ओके। इसका मतलब यहां जो डुप्ले इस राजा की सुरक्षा के लिए जो सेना रख रहा है उस सेना को पेमेंट दे रहा है कौन, राजा। लेकिन वो सेना तो किसकी है, डुप्ले की। डुप्ले कौन सा घर से लेके आया, घर से लेके नहीं आया, उसने राजा से बात की, राजा ने ओके कहा, सुबह समाचार पट्टन के अंदर विज्ञप्ति जारी कर दी, राजस्थान पुलिस की 3000 सुरक्षा कर रहे हैं, वो सैनिक भी यहीं के हैं, पेमेंट भी राजा ही दे रहा है, लेकिन वो टुकड़ी किनकी है, फ्रांसीसियों। ये दिमाग था उनका। ये तो काम राजा भी कर सकता था ना, वो 3500 गाड़ी हो शुरू 52,453 गाड़ दे दो, चतुर्श्रेणी कर्मचारी होना है कि कल वैकेंसी आएगी थी 52,453, लेकिन उतना था नहीं। ये जो इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, साइक। तो यहां तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये सहायक संधि डुप्ले से सीखी थी किसने, अंग्रेजों ने। इसीलिए आपको पूछा जाए कि सहायक संधियों में अंग्रेजों में जनक कौन है, क्योंकि हमें फ्रांसीसियों से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, फ्रांसीसियों से तो हमें लड़ना ही है, हमें लड़ना किसे है, अंग्रेजों। तो डुप्ले से अंग्रेज अधिकारी ने जिसने ये संधि सीखी थी उसका नाम क्या था, लॉर्ड वेलेजली। ये आया कहीं से, वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1857 क्रांति, उससे जस्ट पहले, बहुत पहले की बात है ये। लॉर्ड वेलेजली 1798 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, आया और उसने हमारे भारत के राजाओं के साथ एक संधि की थी जिसका नाम क्या है, साइक संधि। सेम डुप्ले वाली बात थी, और हमारे राजा ने स्पष्ट कहा था किसे, लॉर्ड वेलेजली से, कि हम आपसे संधियां कर रहे हैं, लेकिन इन संधियों के तहत आप पर्सनल कार्य के अंदर क्या नहीं करेंगे, हस्तक्षेप। यानी मतलब मेरे बाद में राजा कौन बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं आएंगे। मैं कहीं जा रहा हूं किसी से मिलने, ऐसा नहीं कि हाँ लाला आएगा, ये मेरे पर्सनल कार्य है, ये मैं खुद करूंगा। आपको केवल कितना करना है, सुरक्षा का जिम्मा करना। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियों का जो समय रहा है वो रहा है आपके कौन सा, 1798 से लेकर 1805। हमें आना है कहां, राजस्थान में। तो क्वेश्चन यही है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की, राजस्थान की प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत सहायक संधि करने वाली कौन सी थी, भरतपुर है, अलवर है, या फिर करौली है। तो संधियां हम दो प्रकार की पढ़ेंगे, 1798 से लेकर 1805। वो जो संधियां पढ़ेंगे वो सहायक संधियां नहीं है, वो 1817 से लेकर, बिल्कुल सही है, 1823 तक जो पढ़ेंगे वो है आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ नीति की संधियां। हमारा जो राजा है वो पूरा पूरा अंग्रेजों पर क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा, फिर अंग्रेज जो चाहेंगे वही करेंगे, इसलिए हम ज्यादा परेशान होंगे और बचेट देंगे नशीराबाद में। तो यहां पर अलग क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की वो कौन सी है, लिखिए भरतपुर रियासत। भरतपुर रियासत कब की थी, अरे वाह, 29 सितंबर 1800, यानी याद है। और इस समय भरतपुर के शासक कौन थे, रणजीत सिंह। दूसरी रियासत कौन सी है राजस्थान की, कौन होगी इसका, तो दूसरी रियासत कौन सी है,
अलवर रियासत लिखो। अलवर रियासत ने संधि कब की थी? वाह, 14 नवंबर 14 अलवर का शासक कौन है? बख्तावर सिंह। ये बख्तावर सिंह वही बंदा है जिसका हर समय पेट दुखता था। हाँ ना, करनी माता बख्तावर सिंह के पेट दुखतो और एक दिन जोधपुर की ब्रो जन के गांव में करे नहीं, जन को कह दिया करे भाई कोई अनवन भगना है, जन के आजकल कमर गली दुखे कहीं करा, जन के बड़े इलाज करा लो, शिकर में है, प्रमोशन कर रहा हूं मैं सीधा सीधा भाई, शिकर में है जैसे जोधपुर में देसी इलाज हुआ करे कमर। तो ऐसे ही इस बंदे का क्या पेट दर्द हुआ करता था बहुत। तो जोधपुर जब आया तो इसको बताया कि थंग पेट दुखे दुनिया करो, फेरे दे दी करनी माता, तो शुरू किया फेरे दिया पेट दर्द से हुआ। मतलब ये बंदा इतना खुश हुआ, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था इस बंदे का। इस बंदे ने कहा कि इस मंदिर में जितने दरवाजे हैं ये सारे सारे सोने के बना के लगा दो। आदेश दे दिया आपने वहां अलवर के अंदर, और सारे सारे लगा दिए। और एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा, करणी माता देशनोक के अंदर मंदिर के द्वार सोने से निर्मित है, किसने करवाया है? इसी बख्तावर सिंह। तो ऐसे भी राजा है। चलो बाकी का पढ़ेंगे कल, ठीक है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर हुआ ये रिवॉल्ट 1857 क्रांति। अभी तक हमने इस 1857 क्रांति के अंदर सबसे पहले हमने पदाधिकारी पढ़े हैं। पदाधिकारी के अंदर जैसे 1857 जब हम पढ़ रहे हैं, इस समय भारत के राजा कौन थे? फटाफट बता दो। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? महारानी कौन थी? इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख कौन थे? कौन था? और इस समय राजस्थान का एजेजी कौन था? उसके बाद में फिर हम आगे चले और राजपूताना के अंदर जो रियासतें हैं, इन रियासतों में 1857 के समय राजा कौन थे, तो वो हमने पढ़े। डूंगरपुर का राजा कौन था? आपको नहीं बोलना है ना, यस। 5 इधर से पूछ लेता हूं और 5 इधर से, ठीक है। डूंगरपुर के राजा कौन थे? बांसवाड़ा का, झालावाड़ का, अलवर का, करौली का, जैसलमेर का, बीकानेर का, कौन था? जोधपुर का, जयपुर का और धौलपुर का। धौलपुर का, भरतपुर का, शाबाश। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हम 1857 क्रांति पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो आपने कहा वजह तुम हो, मतलब वजह है। उसके अंदर पहला कारण कौन सा? वो आई सहायक संधियां। ये जो हम सहायक संधियां पढ़ रहे हैं, ये किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा की गई संधियां थी? तो लॉर्ड वेलेजली। और ये संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? भरतपुर। कब की थी? भरतपुर के शासक कौन थे? और दूसरी रियासत कौन सी थी? अलवर रियासत ने कब की थी? 14 नवंबर। और शासक कौन थे? 1857 के समय अलवर का राजा कौन था और भरतपुर का कौन था? लेकिन जब संधि हो रही है सहायक, इस समय भरतपुर के कौन है और अलवर के कौन है? ये अलग अलग है, ठीक है। तो अभी तक एक ही वजह आई, वो कौन सी थी? सहायक संधि। सहायक संधियां वजह कैसे बनी? तो हमने कहा कि हमारे इस भारत के अंदर किसी भी रियासत का जो राजा था, ये राजा बाहर से आई हुई कंपनियों को अपने ही रियासत का कोई स्थान देता ताकि वो व्यापार कर सके। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा इस राजा को सहायता प्रदान की गई। क्यों प्रदान की गई? क्योंकि इस राजा पर बाहर से अन्य आई हुई कंपनियों द्वारा जब आक्रमण होने लगे, तो ये राजा किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो इस आक्रमण से बचाएं, और इस आक्रमण से बचाने का कार्य जो है वो अंग्रेजों ने किया था। लेकिन अंग्रेजों ने इसके बदले इस राजा से कुछ पैसे लिए थे। ये संधि तो वास्तव में इतनी थी, लेकिन धीरे 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 अंग्रेज जो हैं वो इस राजा के पर्सनल कार्यों में क्या करने लगे? हस्तक्षेप। तो ये राजा क्या हो गया? परेशान। राजा परेशान हुआ, इसका मतलब जनता परेशान हुई, प्रजा परेशान हुई। तो प्रजा ने मिलकर राजा के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन किया, उसे आप पढ़ रहे हैं किस रूप में? 1857 के रूप में। और भी बहुत सारी वजह आएगी धीरे धीरे, ये तो पहली वजह थी। वजह नंबर 2, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखो वजह नंबर 2। दूसरा लिखो,
दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में बोलते हैं इसे व्यापंगत सिद्धांत। एक सिद्धांत जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापंगत सिद्धांत। यह सिद्धांत जिस अंग्रेज अधिकारी द्वारा लाया गया, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कब लाया गया? 1848 ईस्वी के, 1848 के अंदर। यह सिद्धांत क्या है, यही समझना है, तो समझो इसको, बोर्ड पर देखो आराम से। वैसे कभी ऐसा भी क्वेश्चन आए, हालांकि पूछा नहीं गया है, कि 1857 क्रांति होने का प्रमुख उत्तरदायी भारत का गवर्नर जनरल कौन है? इसकी वजह से ही होगा। क्यों होगा? तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इनके द्वारा एक सिद्धांत लाया गया, और इस सिद्धांत के तहत 2 नियम बनाए गए। कितने नियम बनाए गए थे? 2 नियम बनाए गए थे। 2 नियम कौन कौन से थे? इसके अंदर जो पहला नियम था वो था गोद निषेध प्रथा। एक सिद्धांत, उस सिद्धांत में 2 नियम। पहला नियम था गोद निषेध प्रथा। डलहौजी ने भारत की सभी रियासतों के राजाओं को एक मैसेज कर दिया कि आज के बाद, 1848 के अंदर ये सिद्धांत आ रहा है, इसी के तहत ये नियम, कि आज के बाद किसी भी रियासत के राजा द्वारा अपने बाद किसी भी गोद लेकर, किसी भी पुत्र को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। जैसे सपोज देना, आप समझो हम जहां बैठे हैं गोपालपुरा बाईपास, ये एक रियासत है, इस रियासत का ये कोई राजा बी है, ये निसंतान है। ये क्या है? निसंतान है। तो ये किसी ना किसी से गोद लेगा। जैसे आपकी बहन को छोटके भाई या छोटके पुत्र या अपने ही भाई का कोई पुत्र गोद लेगा, और अपने बाद इस रियासत का उसे क्या बना देगा? राजा। शुरुआत से यही परंपरा चली आई है। आप बात कर लीजिए रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? है जी, शाबाश। इन दोनों के कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि गोद लिया और उसको राजा बना दिया। बस गोद निषेध प्रथा यही कह रही है कि किसी भी रियासत का कोई भी राजा जो निसंतान है, वो गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये अंग्रेज? इसीलिए ये कह रहे हैं कि जब राजा निसंतान है, यदि ये गोद नहीं लेगा तो ये जो रियासत है ये अपने आप ही किनके पास में चली जाएगी? अंग्रेजों के पास। इस सिद्धांत का दूसरा नियम यही है, जिसे आप पढ़ते हैं हड़प नीति। तो गोद निषेध प्रथा क्या है? कि किसी भी रियासत का राजा गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। बस नियम, किसी भी रियासत का राजा अपने बाद, किसी भी रियासत का राजा अपने बाद गोद लेकर उत्तराधिकारी लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता। यह एक नियम हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गोद निषेध प्रथा। हालांकि राजाओं को इस नियम से कोई दिक्कत ही नहीं कि कोई नहीं भी गोद नहीं लेंगे, लेकिन इसी सिद्धांत का दूसरा नियम क्या कह रहा है? दूसरा नियम था, वो था हड़प नीति, कि उस राजा की जब मृत्यु होगी तो उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, और वो जो रियासत है उसको हड़प करके साम्राज्य में मिला लेंगे, अंग्रेजों के साम्राज्य में। इसी बात से दिक्कत हुई थी राजाओं को, क्योंकि राजाओं ने अंग्रेजों को फिर कहा कि आपके साथ जो संधियां हुई है, उस संधियों में यही तो बात थी कि आप हमारे पर्सनल कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कि मेरे बाद में राजा कौन बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं डिसाइड कौन करने लगे धीरे धीरे? अंग्रेज। अंग्रेजों ने कहना शुरू कर दिया कि आपका खुद का कोई पुत्र नहीं है तो आप गोद लेकर राजा नहीं बना सकते। वहां के बाद में फ्री होते हैं, फिर इस साम्राज्य को अंग्रेज चलाएंगे, जो कि गलत है। इसीलिए वहां के राजा और जनता ने मिलकर क्या कर दिया? विद्रोह, क्रांति, जिसे हम पढ़ेंगे। हड़प नीति के तहत क्या है? अब इसमें भी 2 बातें डाली इसने। एक तो ये तो हड़प ही आएगा अपने आप ही जब राजा की मृत्यु होगी। इस हड़प नीति में दूसरी बात ये थी कि किसी भी रियासत में यदि राजा की मृत्यु हो गई है और उसके बाद में यदि उसकी पत्नी वो साम्राज्य चला रही है, और यदि वहां की जनता आकर ये कह दे कि महारानी द्वारा प्रशासन सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, तो फिर उसको हम क्या कर लेंगे? हड़प लेंगे।
हड़पेंगे किस आधार पर? आरोप लगेगा कुशासन का। इसलिए आप पढ़ते हैं कि भारत के अंदर कुशासन का आरोप लगाकर जिस स्थान को हड़पा गया था वो है आपके कौन सा? अवध। हाँ, भारत के अंदर पढ़ते हैं ना अवध, क्योंकि वहां की कौन थी? बेगम हजरत महल। इसीलिए 1857 क्रांति में आप पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जो सैनिक थे वो कहां के थे? अवध के। हमारे राजस्थान के अंदर भी हम एक घटना पढ़ेंगे नीमच के अंदर, 3 जून 1857 को घटना होगी। उस घटना को आप पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में नीमच छावनी के तहत, और वहां पर जो प्रमुख नेता है उसका नाम क्या है? मोहम्मद अली बेग, जो कि कहां का है? अवध का। हमारे राजस्थान में कोई ऐसा स्थान था जो अंग्रेजों ने हड़पा था इस हड़प नीति के तहत? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प नीति के तहत हड़प कर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया गया था? ऑप्शन आता है नंबर फर्स्ट किशनगढ़, ऑप्शन नंबर बी ब्यावर, ऑप्शन नंबर सी कोटा, और ऑप्शन नंबर डी है दूदू। कौन सा? क्या हुआ? दूदू आ नहीं सकता मेरा? हाँ, ब्यावर याद रखना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो हड़प नीति के तहत क्या हुआ इसमें लिखो, कुशासन का आरोप लगाकर रियासत को अंग्रेजों के ये एक सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें थे 2 नियम, गोद निषेध पर था, हड़प नीति। राजा परेशान हो रहा है अभी, अभी तो कौन परेशान हो रहा है? तभी तो हम पढ़ेंगे कि राजा भी आ गए थे, आम जनता भी आ गई थी, किसान भी आ गए थे, सैनिक भी आ गए थे, जो गवर्नमेंट जॉब में थे वो भी आ गए थे, सभी ने मिलकर क्रांति की थी। तो अभी तो कौन आ रहा है? केवल राजा आ रहा है। लिख लीजिए, उसके बाद में नोट करो, NOT नोट लगाओ और फिर नोट करो। सभी ने लिख लिया? नहीं लिख रखा क्या? अच्छा, अभी ऐसे सुधा याद करके बैठा है, शाबाश, यती मुतबार, शाबाश। हाँ, लिखो, राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में राजस्थान में ब्यावर को हड़प नीति के तहत, राजस्थान में ब्यावर को हड़प नीति के तहत हड़प लिया गया। अगर संधियां नहीं होती तो राजस्थान गुलाम नहीं होता। बट ये भी सही बात है, लेकिन राजा मजबूर हो गए थे जी। अभी होंगे, देखना, हम करेंगे राजस्थान में, जब राजस्थान में क्रांति के कारण पढ़ेंगे ना। हालांकि ये कारण सभी जगह हैं, इंडिया में भी यही कारण है, भारत के राजस्थान के संदर्भ में भी यही कारण है, लेकिन राजस्थान में एक वजह और होगी जो स्पेशल हम पढ़ेंगे। लिख लिया? चलिए, तो यहां से कोई क्वेश्चन आए तो ये यूनिक सा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद में इसी डलहौजी द्वारा एक अधिनियम लाया गया। नंबर 3 वजह वो बनी, नंबर 3 लिखो, वो है धार्मिक अयोग्यता, या फिर इसे आप पढ़ते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। यह अधिनियम लाया गया था 1850 में। मतलब ये अधिनियम जो है ये एक ऐसी आग को वापस भड़का रहा है जो कभी आई थी और बुझ गई थी, लेकिन ये फिर गया वहीं और गैस की टंकी छोड़ दी। बस, क्या है आपके अनुसार कौन सी वो बुझी हुई आग है जिसे वापस आग पकड़ी जा रही है इस अधिनियम के तहत? देखो, टाइमिंग चल रहा है 1850। इससे पहले आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कुछ घटनाएं पढ़ते हैं यहाँ। 1850 से पहले और बाद में हमारे इंडिया के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है जिसे आप पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन। 1828 के अंदर स्थापना होती है ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय द्वारा। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, श्री धरालू नायडू, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज के माध्यम से ये जो दौर चल रहा है हमारे राजस्थान इंडिया के अंदर, धार्मिक सुधार आंदोलन का चल रहा है। मतलब धर्म के अंदर कुछ बुराइयां हैं उनको दूर करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने बताया कि आपके ये बुराइयां हैं। भाई जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपका किसी वैकेंसी में नंबर आया नहीं, एग्जाम्पल पशु परिचर में आपका नंबर आया नहीं, तो आपको कोई बताएगा ना कि देख पढ़ाई कम करी, 2 महीने तो पढ़ियो, 2 महीना ढंडे याद दिया और ढंडा पूछ लिया, सब ज्यादा मुर्गा, कहानी खत्म। ये तो बताएंगे ना। तो अंग्रेजों ने हमारे धर्म से संबंधित कुछ बुराइयां बताई, कुछ थी और कुछ ज्यादा बताई, तो कुछ लोग निकल पड़े अपने अपने धर्म को लेकर। जैसे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती जी, जिनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। और आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापना की जाती है प्रार्थना समाज की। वो क्या हुआ, इससे पहले हमें एक बात और पढ़नी है। हमें जाना है 1813 के अंदर। अंग्रेजों द्वारा 1813 के अंदर एक अधिनियम लाया गया था।
अंग्रेजों द्वारा अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में क्या खास बात थी? इस अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ईसाई मिशनरियां थी ना, ईसाई मिशनरियां, इनको हमारे भारत के अंदर अपने धर्म प्रचार की छूट दी थी। भाई बाहर से आए थे और अंग्रेजों से आकर कहा कि हम अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। भाई जैसे अब राजस्थान में बात कहीं कर सका, राजस्थान में जब भी कुछ नया आता है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मांगीलाल गुटखा आया था, तो उसका प्रचार कैसे करेंगे? गांव गांव जाएंगे और फ्री में एक एक पैकेट बांटेंगे, जैसे बांटते हैं ना, प्रचार करना होता है वो। हाँ, वैसे वैसे ये ईसाई आए थे, अंग्रेजों से बात की और कहा कि हम इस भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, इसके लिए पैसा भी दे देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, करो प्रचार। तो इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का तो प्रचार किया, साथ में दूसरे धर्म की बुराइयां की। तो वो तो सिंपल सी बात है, जब कोई साबुन बेचने आएगा, यदि वो ओसवाल बेचने आ रहा है, तो निरमा की तो बुराई करेगा। सॉरी, निरमा मतलब साबुन की बात हो रही है, तो निरमा जो साबुन है उसकी तो बुराई करेगा ही करेगा कि नहीं नहीं ये अच्छे नहीं, कपड़े जल्दी फट जाते हैं, तब जाकर हम लेंगे ना। अगर वो ऐसा डायरेक्ट कहना है ये साबुन अच्छी है, तो हम कहेंगे नहीं, ये भी सामान निरमा ठीक है साबुन। इसी प्रकार ईसाइयों ने क्या किया, जो ईसाई मिशनरियां थी, इन्होंने हमारे भारत के अंदर अपने धर्म का तो प्रचार किया, साथ में इन्होंने हमारे हिंदू धर्म की बुराइयां की। इसीलिए 1813 के बाद में खड़े होते हैं राजा राम मोहन राय। 1828 में होती है किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की। हाँ, 1829, है ना, 1828। फिर आप चार ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। एक है ब्रह्म समाज, एक है आदि ब्रह्म समाज, एक है वैदिक ब्रह्म समाज। समाज एक नहीं है ना। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि अपने धर्म का तो प्रचार किया, साथ में हिंदू धर्म की बुराइयां भी की। लेकिन 1813 के अंदर ध्यान नहीं दिया, लोगों को सही स्पष्ट जानकारी नहीं थी। कैसे? जैसे सपोज देन मैं हिंदू हूं, मुझे ईसाई मिशनरियों के लोग आए और मुझे समझाया कि देख इस धर्म में आ बात है, आ बात है, लेकिन मुझे डर है। मुझे डर किसका है? मुझे डर यह है कि मेरे माता पिता भी तो हिंदू हैं, और यदि मैंने अपना धर्म बदला, यदि मैंने ईसाई अपनाई, तो क्या मेरे माता पिता का जो खेत है, जो भूमि है, क्या वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? या नहीं है कि मतलब इसे धर्म कर लियो और पापा कहते हाँ निकलो, झोला उठाओ और निकल पड़ो। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी। बस ये जो बात थी, इसी वजह से 1813 के अंदर ये जो मुद्दा था ना, ये रुक गया था। इस मुद्दे को वापस आग लगाई कब? 1850 के अंदर। और एक अधिनियम आया था जिसका नाम था धार्मिक नियोगिता अधिनियम। लाने वाला वही बंदा है जिसका नाम क्या है? डलहौजी। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी ने क्या इशारा किया? लॉर्ड डलहौजी ने क्या इशारा किया? डलहौजी ने इशारा किया कि यदि कोई भी भारतीय अपना धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कहते हैं धर्म बदल लो, का जगह भी डॉक्यूमेंट है, जगह भी खेत है, वे सब थार ट्रांसफर हो जाए। ये ऐसा क्यों कह रहा है? ये ऐसा क्यों रहा है? ये क्या चाहता है? हाँ, फिर भी ये क्यों कह रहा है? क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पूरा धर्म बदल जाए और क्या हो जाए, सारे ईसाई। इनका तो साम्राज्य जी, ये तो साम्राज्य बनाना चाहते हैं। तो जब इन्होंने ये चिल्ला चिल्ला कर स्कीम बताई, तब हम खड़े हुए कि अरे ये तो डायरेक्ट धर्म के बारे में बोल रहा है। आज भी आप कहीं बाहर चाय पीने चले जाते हैं और वहां पर यदि मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल जी चल पड़े, तो हो सकता है एक दूसरे के लोग गर्दन पकड़ लेंगे, ए भाई, होता है कि नहीं होता? तो सोचो आज ऐसा हो सकता है, तो उस समय भी हो सकता है। मतलब ये डायरेक्ट किसके ऊपर बात थी? धर्म की। और धर्म की बात जब थी, तो सारे लोग आगे जी। इसके अंदर लिखो, एक बात लिखो यहां पर। सबसे पहले ये लिखना है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये अधिनियम क्या है। तो ये अधिनियम ये है कि किसी भी किसी भी किसी भी भारतीय द्वारा ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उसको उसको उसकी उसको उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पंथी से, पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक अधिनियम आया था जहां पर ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापार, सॉरी, भारत में अपने धर्म प्रचार की छूट दी गई। इन्होंने अपने धर्म का तो प्रचार किया ही किया, साथ में हिंदू धर्म की बुराइयों के बारे में ज्यादा बताया। अच्छा, इसका नाम अधिनियम का
देखो, अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर लाया गया पहला अधिनियम तो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट, आपने कभी नाम सुना हो तो। और ये है आपके भारत सरकार अधिनियम। कौन सा? नहीं नहीं, 1919 में तो वो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। ये है 1773 के अंदर, कलेक्टर का पद आया था साथ में पहली बार। हाँ, 1813 का नाम यही है। प्रोपरी किसी अधिनियम को नाम देना शुरू हुआ था सिलसिला, वो हुआ था 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से। क्योंकि उसके बाद में फिर अंग्रेजों ने डिसाइड कर लिया था ना कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में एक अधिनियम आएगा जो ये जानना चाहेगा कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। इसीलिए तो इन सभी अधिनियमों की जांच करने के लिए एक आयोग आता है कभी, साइमन कमीशन, जिसमें सभी 7 अंग्रेज होते हैं। तब लाला लाजपत राय कहते हैं गो बेग, पाछो जा धक्को देर बार काटो, ऐसे नारा दिया था। यहां से लगा उनका नारा, नहीं? 1928, आगे लिखें। एक हालांकि पूछा कभी नहीं गया है कि ये जो धार्मिक नियोगिता अधिनियम है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे व्यक्तिगत सिद्धांत को क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वैसे ही इसे बोलते हैं लेक्स लोकी कानून। लिखो इसका दूसरा नाम, लेक्स लोकी कानून बताया गया इसे। वो अंग्रेज थे जी, वो कुछ भी कहते थे, बेशरम। गद्दार। जहां की लोकी खाते वहीं लेक्स लोकी कानून लगाते, मतलब यहीं रहते यहीं खाते और यहीं ठोक देते। चले आगे। राजा परेशान हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में आम लोग परेशान हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि बात धर्म की आ गई है। अब हम आगे चलते हैं और नंबर 4, इससे परेशान होंगे। एक अधिनियम और लाया जाता है, किसके द्वारा? वही डलहौजी। ओ पापो काट रहे पूरी। ये अधिनियम लाया जाता है 1854 के अंदर। कई बार सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि डाकघर अधिनियम कब आया था? 1854 के अंदर। लाने वाले कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि 1857 क्रांति होने का प्रमुख उत्तरदायी यदि कोई गवर्नर जनरल था तो वो यही है, लॉर्ड डलहौजी। अच्छा, डाकघर अधिनियम क्या? डाकघर अधिनियम ये था कि यहां पर अंग्रेज हैं हमारे यहां पूरे भारत में, और अंग्रेज जो हैं इनकी सैनिक टुकड़ियां हैं यहां पर, और इनकी जो सैनिक टुकड़ियां हैं इस सैनिक टुकड़ियों के अंदर ऐसा तो है नहीं ये सारे सैनिक अपने साथ में लेकर आए हैं, भारतीय सैनिक ही तो हैं। ये जो भारतीय सैनिक थे, जैसे भरतपुर का कोई सैनिक बांसवाड़ा में लगा हुआ है तो वो घर पर मैसेज तो भेजेगा भेजेगा ना। और पहले आपको पता ही है वार्तालाप का जो तरीका था वो कौन सा था? डाक के माध्यम से हुआ करता था, डाकघर अधिनियम। 1854 से पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी सैनिक कहीं पर भी है, यदि वो अपने घर समाचार पत्र भेजना चाह रहा है तो वो डाकघर के माध्यम से भेजते, और सरकार द्वारा ये फ्री था, निःशुल्क था। जैसे आज बहुत सारी सुविधाएं मिलती है लेकिन इतनी नहीं मिलती है, तो वैसे ही था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने 1854 के अंदर एक अधिनियम बनाया, डाकघर अधिनियम। और इस डाकघर अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे उनको जो निःशुल्क डाक सेवा दी जा रही थी वो बंद कर दी। वो क्या कर दी? बंद कर दी। इसीलिए अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियों में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, और जब लगा कि पूरा ही भारत क्रांति कर रहा है तो ये भी शामिल हो गए। अभी हम केवल इतना ही पढ़ रहे हैं, इसलिए भारतीय सैनिक क्या हो गए थे? शामिल। आगे एक वजह और आएगी, वो अलग। इस समय इतना ही है कि ये सैनिक मौका देखेंगे, क्योंकि नाराज तो है अंग्रेजों से। भाई आप भी किसी ना किसी बंदे से नाराज होते हैं, आप मौका ढूंढ रहे होते हैं, जैसे ही मौका मिलेगा 2 मुकदमे ही मार निकले और भाई ऐसे होता है ना। तो वैसे थे ये मौका ढूंढ रहे थे, जैसे ही मौका मिलेगा शामिल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इतनी बड़ी क्या बात है? ये बात उतनी बड़ी है कि आज आपके पास में मोबाइल है और घर वाले आपको कह दे कि आज के बाद रिचार्ज नहीं होगा, बंद है। पचा पच रोटी कौन खावा, घर को बोलेंगे नहीं भाई के रोटी खा ले कौन खाऊं, तो पापा यार सेवा करी ताजी जनी खाई। तो ये उस समय बहुत बड़ी बात थी। लिखो इसमें, आज भी बड़ी हो सकती है तो उस समय तो बड़ी थी। एक भारतीय सैनिक, माध्यम ही क्या है, आज तो हजारों माध्यम है। भाई रिचार्ज नहीं है, बाइक लेके पहुंच गए, मतलब जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उसके बाद, और कहीं हाल चाल वैसे पहुंच गए। वैसे पहले सुविधा थी नहीं ना, तो इसमें लिखो भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को दी जा रही निःशुल्क बंद कर दी, निःशुल्क डाक सेवा बंद कर दी। नोट करके लिखेंगे 1857 क्रांति का प्रमुख उत्तरदायित्व
या उत्तरदायी, उत्तरदायी गवर्नर जनरल कौन है? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इस बंदे ने एक को भी नहीं छोड़ा जी। राजा को नहीं छोड़ा, उनको कह दिया कि आपके पुत्र नहीं हैं तो मैं क्या करूं, गोद लेकर आप किसी को राजा नहीं बना सकते। प्रशासन सही नहीं चल रहा है तो हड़प लेंगे। प्रत्येक जनता पर वार कर दिया कि यदि आपके धर्म में कुछ बुराइयां हैं तो छोड़ दो, ये अपना लो। और यहां पर आकर किनको छेड़ दिया? सैनिकों को। सैनिक आदमी को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। डाकघर अधिनियम कंप्लीट। अगला एक और अधिनियम आता है, बट ये बदल जाते हैं। अगला जो अधिनियम है, और वजह नंबर कितनी? 5, लिखिएगा सेना भर्ती अधिनियम। अगला जो अधिनियम आया वो कौन सा है? सेना भर्ती अधिनियम। और ये फिर सेना पर वार हुआ है, सेना भर्ती अधिनियम। और ये जो सेना भर्ती अधिनियम है ये लाया जा रहा है 1856 में। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल चेंज हुआ है और बना कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यही तो पढ़ के आए हैं ना हम कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये देखा? शाबाश। पलट के देखा है, गाली क्यों लिखी? शाबाश। तो 1856 के अंदर कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने पद संभालते ही एक अधिनियम, सेना भर्ती अधिनियम। इस अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें पहला नियम था, पहला नियम यह था कि आज के बाद यदि कहीं पर भी युद्ध होगा, क्योंकि अंग्रेज केवल भारत में ही नहीं है, विश्व के पूर्वी देशों में सभी जगह फैले हुए, ये सभी जगह व्यापार कर रहे हैं। तो सभी जगह व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी देश के अंदर दंगे हो सकते हैं। तो वहां पर जब सैनिक सहायता चाहिए होती, तब यहां से भारतीय सैनिकों को 7 समुद्र पार भेजा जाएगा। ये नियम है कि आज के बाद भारतीय सैनिकों को 7 समुद्र पार जाकर युद्ध करना होगा। तो भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया, इस बात का विरोध किया। क्यों किया? ऐसा क्यों किया उन्होंने? आपको क्या लगता है? अरे नहीं, ऐसे मैं ऐसे पूछ रहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? जैन अबार आपको कह दिया कि आपकी नौकरी लग गई है लेकिन बाहर जाना पड़ी, बस कहाँ करो थे? नॉर्मली बात करें हम तो एज ए फ्रेंड। और बता, फीलिंग नहीं आ रही ऐसे बता, और बता। हाँ, भारतीय सैनिकों को जब ये कहा गया कि आज के बाद आपको 7 समुद्र पार जाकर युद्ध करना पड़ेगा, इस बात का विरोध क्यों किया था भारतीय सैनिकों ने? वो इसीलिए किया था क्योंकि उनको ये लगा कि यदि हम 7 समुद्र पार गए, वहां का खान पान कैसा है पता नहीं, हो सके कि सुबह उठने 2 केकड़ा मिल जाए, सकता है शाम का हुई रियल 4 छिपकली नाश्ते में, ऐसा हो सकता है। ये उस खान पान से क्या होगा कि उनका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, और वापस कभी यदि अपनी जगह अपने गांव आएंगे तो गांव वाले लोग नफरत करेंगे, क्या रहे हो तुम, उनको केकड़ा खाए बारह को। तो यही सिचुएशन कोरोना काल में हुई थी। जो बाहर से लोग आ रहे थे ना, हम उनके नजदीक नहीं जा रहे थे, हम अरे नहीं नहीं बाढ़ बाढ़ कोरोना मरी खुद मार यहाँ पर। तो इस समय यदि ऐसा हो सकता है तो उस समय लोगों की ये सोचती कि हम बस, वो कुछ ऐसी घटनाएं थी। हालांकि अंग्रेजों का ऐसा नहीं था, लेकिन हम स्वयं की ये सोचती कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह। किस रूप में पढ़ रहे हैं हम? 1857 क्रांति। एक तो नियम ये तो लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिख लो केकड़ा छिपकली। हमारे राजस्थान के कौन से अभयारण्य में सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है? ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। राजस्थान के कौन से अभयारण्य में सबसे सुंदर छिपकली है? हाँ? यूबले फेरस नामक सबसे सुंदर छिपकली माउंट आबू अभयारण्य, जहां पर सबसे सुंदर छिपकली भी है और एक बहुत सुंदर चिड़िया भी है, ग्रीन मुनिया। चलो कोई नहीं, आप अगर लिखो, सेना भर्ती अधिनियम का पहला नियम, भारतीय सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को 7 समुद्र
युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, युद्ध में भाग लेना पड़ेगा भारतीय सैनिकों को। भारतीय सैनिकों को 7 समुद्र पार जाकर युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, ये एक नियम। दूसरा नियम और बनाया, वैसे ये नाम से ही है सेना भर्ती अधिनियम, जो भी होगा सेना के लिए ही होगा। एक तो ये, तो इस बात का हमने विरोध किया। कहे माँ बाप के हो सके एक ही टाबर हो और वो भी अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ी में, तो बिन घर का भेजी थोड़ी, कहने नहीं आया बेटा नहीं जानो, नहीं आप में से कोई एक होता है बुरा मत मानना ना, थोड़ी जाऊंगे घर का, थोड़ी जाऊंगे एक बेजना गाँव में नहीं जाऊंगे, नहीं तो आटी गणो आप 20 बीघा खेत 1 लाख ही तो है, बेचारे को ऐसा कह उसको पढ़ने भी नहीं देते कभी भी, कि कहीं करी 1 लाख है, अच्छा पड़ोसी भी कहे थारे कहीं टेंशन, तुम एक ही भाई है, अरे तो एक है तो भाई मर जावा, हर बात मुझसे कहेंगे, उसके रिश्तेदार भी कहेंगे थारे मजा यार तू एक ही है, फिर उसको भी लगता है मैं एक ही क्यों, फिर वो घर वालों से लड़ता है। देखो अपने दूसरा नियम क्या था इसके अंदर, सेना भर्ती अधिनियम में दूसरा नियम था कि जो भारतीय सैनिक थे, जो भारतीय सैनिक, इन भारतीय सैनिकों के पास एक बंदूक हुआ करती थी। अब सेना में थे तो बंदूक तो देंगे ही ना, सेना में थे तो बंदूक तो देंगे ही। उस बंदूक का नाम हुआ करता था ब्राउन बेस। कौन सी बंदूक थी, सही आपकी बात भी आएगी आगे, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस, ठीक है। हाँ, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि यह कहा गया कि अब भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस की बजाय एक नई बंदूक दी जाएगी, इनको अब एक नई बंदूक, और इस बंदूक का नाम है एनफील्ड राइफल। कौन सी बंदूक, इस बंदूक ने ही आग लगाई थी। पूछा जाए 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, यह बंदूक। भाई कारण तो बहुत सारे होते हैं, ये वो कारण है जो कौन सा था, तात्कालिक कारण। भाई जैसे आप अपने पड़ोसी से परेशान तो हैं, रोज परेशान करता है, शाम को आता है 8 बजे गाड़ी लेकर, जोर घर मुंडा का गांव की बात को बताऊं मैं तो वो पीर आवेदन जोर जोर टिंटाड़ी दे टी टी, परेशान हो जाओ, फिर आपको आपके घर वाले बोलेंगे 5 मिनट बजाए पर भाग जाए। रोज ऐसे चल रहा है। एक दिन आपके घर पर मेहमान आए हुए, रिश्ते की बात चल रही है आपकी, उस समय वो आकर जोर टी टाका जना थे अब नहीं तो धापेड़ा ठोका आज, क्योंकि बात रिश्ता की चाले बीच में टाँ टी टू करे, तो वो होता है तात्कालिक कारण। तो परेशान तो सारे ही है, शुरू से ही है। सैनिक देखो यहां से जब उनकी निःशुल्क डाक सेवा बंद की गई थी तब परेशान थे, जब इनको ये कहा गया कि आपको 7 समुद्र पार जाकर युद्ध करना पड़ेगा तो भी ये मौका ढूंढ रहे हैं जी, जैसे ही मौका मिलेगा बचेड़ देंगे। अब इनको मौका मिला यहां पर, कौन सा, इनको कहा कि आपको इस बंदूक के बजाय ये बंदूक दी जाएगी। लेकिन ये बंदूक कैसे हो सकती है तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण ये बंदूक कैसे हो सकती है। हाँ, क्योंकि इस एनफील्ड राइफल के अंदर डालने वाले जो कारतूस हुआ करते थे ना, ये कारतूस एक थैली में पैक्ड हुआ करते थे, छोटी सी थैली थी उसमें पैक हुआ करते थे, पैकिंग हुआ करती थी। अब सिंपल सी बात है, सपोज देन सोचो लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और चलाते चलाते 4-5 कारतूस थे बंदूक में, फिर बंदूक खाली हो गई, नए कारतूस डालने पड़ेंगे, और वो कारतूस एक थैली में पैक्ड है। वो जो थैली है वो बनी हुई है गाय व सुअर की चर्बी से। अब युद्ध चल रहा है, ऐसा थोड़ी कि भाई रुक पहले मैं दुकान कैंची ले रहा हूँ फिर उसके बाद में थैली काटूंगा, फिर कारतूस भरूंगा, हाँ बजा, ऐसा तो होगा नहीं। तो जल्दबाजी में क्या करेगा वो, बस वही अजय देवगन विमल पान मसाला मुंह से फाड़ेगा वो, और जब वो थैली मुंह में लेगा तो गाय और सुअर की जो चर्बी है वो मुंह में जाएगी। तो गाय की चर्बी मुंह में लेना हिंदुओं के लिए क्या है, उसी प्रकार सुअर की चर्बी मुसलमानों द्वारा मुंह में लेना क्या है, बस दंगे हो पड़े। और पहली बार ये सूचना मिली थी एक बंदे को जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे अपने आप को रोक नहीं पाया, मंगल पांडे, और उसके साथ में था एक ईश्वरी पांडे। ईश्वरी पांडे ने आकर मंगल पांडे को बताया। मंगल पांडे वैसे क्या थे, ब्राह्मण थे जाति से, क्या थे, ब्राह्मण थे। कहाँ के थे वैसे, बलिया यूपी के थे, लेकिन कौन से रेजिमेंट थे, और उनको जाकर कहा कि मतलब वो मामला है बंदूक का देवी ज्ञान किए, तो बोला नहीं नहीं आप बात को नहीं। तो ईश्वरी पांडे ने कहा चलो मेरे साथ, मैं गोदाम बता देता हूँ। तो वहां पर जब गए तो उनको ऐसा दिखाई दिया कि वहां पर गायों की जो चर्बी है, शुअर की जो चर्बी है वो लटकी पड़ी ऐसे। तो उन्होंने कहा मामला तो गड़बड़ है, तो बंदूक उठाई, और उसी समय 2 अंग्रेज अधिकारी आ रहे थे, जिसमें एक का नाम था हुसैन और एक का नाम था बग, कि बाकी वाला ने बस देगा पहले मारा, तो उन दोनों को गोली मारी, वो दोनों बच गए, इसलिए मंगल पांडे नहीं बचे। काश उस रात वो दोनों मर जाते तो मंगल पांडे बच जाते, क्योंकि वो दोनों बच गए थे, इसलिए मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये घटना जो हो रही है ये कब की है, ये घटना हो रही है 29 मार्च 1857, और मंगल पांडे जी को फांसी मिलेगी 8 अप्रैल 1857। यहां से लेकर हमें जिस फांसी तक जाना है वो है ये, और इस दिन फांसी होगी तांत्या टोपे को, क्रांति हो जाएगी समाप्त। तो अभी फांसी किसे लग रही है, मंगल पांडे को। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो घटना है
ये बीच में हो रही है कारण जब हम पढ़ रहे हैं उस समय में, लेकिन जब इतनी सारी वजह होगी, सब लोगों को पता होगा कि हम अंग्रेजों की वजह से इतने परेशान हैं, तो इसका मतलब जो भारत के अंदर मेन लीडर हैं वो खड़े होंगे और कहेंगे कि हम सारे मिलकर क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। एक योजना बनेगी भारत के अंदर, क्रांति की एक योजना बनेगी, और योजना ये बनेगी कि सबसे पहले तो डेट निश्चित करेंगे कि कौन सी तिथि को विद्रोह करना है। तो वह आप पढ़ते हैं कौन सी, भारत में क्रांति की तिथि कब तय की गई थी, यही गड़बड़ है। आपने रट रखा है वो 10 मई मेरठ, 28 मई नशीराबाद, डेट थी 31 मई। अरे क्या हुआ, निश्चित कौन सी थी, 31 मई, लेकिन वो 31 मई को हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई, उसकी भी एक वजह है, वो वजह भी आपको लिखाएंगे। ये लिखा आपने, ये कारतूस लिख लो, गाय वे शुअर की चर्बी से बनी थैली में पिक। देखो हमें इसको देखते हुए ये क्लास जो है वो 2 घंटे करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटे में तो मजे नहीं आ रहा है। ऐसे वापस हम हथियार लेके तैयार हो रहे हैं, तब तक खा पड़े बस खत्म कहानी, वापस कर दो, कल फिर आएंगे फिर हथियार शुरू करेंगे, क्या नहीं अब बस खत्म। इसका कुछ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से हमें 30 मिनट उधार लेने पड़ेंगे, और 30 मिनट हमें उधार दे सकती है जियोग्राफी, वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए हमें वहां से 30 मिनट लेने पड़ेंगे। चलो लेंगे, कुछ भी करेंगे। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सीजीएल में आया था शायद, एनफील्ड राइफल का पहली बार प्रयोग कब किया गया। बस क्या बात, एनफील्ड राइफल का पहली बार जो प्रयोग है वो हुआ था दिसंबर 1856 में। कब हुआ था, ये लिख लिए, पे कर दी तो फाड़ दो और विद्रोह हो जाएगा। इसके बाद लिखो, इस एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग दिसंबर 1856। तो सैनिक परेशान है, राजा परेशान है, जनता परेशान है, सारे लोग परेशान है, और यहां पर पेरलर किसान भी परेशान है। किसान इसीलिए परेशान है क्योंकि अंग्रेजों को पहली बार फ्लासी के बाद में बक्सर के युद्ध में पता चला था कि भारत में असली सोने की चिड़िया खेतों में है। पता आपको कि भारत में असली सोने की चिड़िया तो यहां कहां है, खेतों में। क्योंकि फ्लासी और बक्सर के बीच में अंग्रेज कुछ राजाओं को आदेश देते हैं कि हमें इस भूभाग से 6 महीनों में 10 करोड़ रुपए चाहिए, और बेशुरा 3 महीना में 100 करोड़ ला देवे। तो अंग्रेज सोचते हैं ये पैसा आया कहां से, तो उनको पता लगा यहां पर है, इसीलिए किसानों से वो 3 प्रकार की व्यवस्था लागू करते हैं, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। 3 प्रकार की व्यवस्था किसानों पर लागू करते हैं और कर वसूलते हैं, जैसे वर्तमान के अंदर भारत में वसूला जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर साहब द्वारा। ओके, बाकी पढ़ेंगे कल।